आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्वेचर को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज। सबसे पहले हम कर्वेचर लफ्ज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कैसे किसी भी कर्व है तो उसमें कर्वेचर क्या चीज़ होती है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में इसके फार्मूलाज और क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को बाद में डिस्कस करते हैं अच्छे से। हम समझ लेते हैं कि कर्वेचर कहते किसको हैं। जैसे मेरे पास कोई कर्व है, अब स्ट्रेट लाइन भी कर्व होती है, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है। अब कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर वो जो उसकी बेंडनेस होती है वो हम सारी मेजर करते हैं कर्वेचर में, उसे कहते हैं कर्वेचर, बेंडनेस ऑफ अ कर्व। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं, पहले ग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं। जिस तरह ये एक कर्व है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ गई है, ज़्यादा बेंड कर गई है, तो ये भी एक कर्व है। मतलब कर्व बेंड करती 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 और ये पूरा सर्कल भी बन जाती है कहीं ना कहीं जाके। अगर बेंडनेस या कांस्टेंट उसकी हो जाए तो वो एक कर्वेचर, एक सर्कल भी बनता है। एक कर्व हमने जो एमसीक्यूज जो कंप्यूटर एग्जाम में लिए जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि सर्कल है तो उसका कर्वेचर बताओ, कोई एलिप्स है, हाइपरबोला है, उसका कर्वेचर बताओ। कोई भी कर्व है आपको दे दी जाएगी या उसकी पैरामीटराइज्ड फॉर्म दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसका कर्वेचर मैयर करके बताएं कि किस रेशियो से, किस रेट से इसकी जो कर्व है बेंड हो रही है, बेंडनेस इसकी बताएं। और बेंडनेस जो हम लेते हैं वो किस रेफरेंस पॉइंट को लेके हम मैयर करते हैं। जो कर्व होती है, फॉर एग्जांपल ये भी एक कर्व है, मेरे पास ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। तो कर्व की जो बेंडनेस होती है, हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट लाइन लेते हैं उस कर्व के ऊपर, फिर उस टेंजेंट लाइन की रेफरेंस से हम उस कर्व की बेंडनेस को मेजर करते हैं। अब ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि क्या वो जो टेंजेंट लाइन है नॉर्मल है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन, किस रेफरेंस लाइन को आप या किस पॉइंट को आप रेफरेंस लेकर किसी कर्व की बेंडनेस को मेजर करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ वेल नोन कर्व को हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जिस तरह रेगुलर कर्व है और यूनिट स्पीड कर्व, इनके फार्मूलाज को और एमसीक्यूज के साथ हम इसको कवर कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड ही कुछ अब उन्हीं कर्व्स का हम कर्वेचर फाइंड करेंगे कि कैसे कर्वेचर फाइंड किया जाता है, क्या फार्मूलाज होते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ मतलब कर्व्स की जो कर्वेचर्स हैं आपको एज इट इज़ याद भी करने पड़ेंगे, या फार्मूला मैं आपको बताऊंगी और आप उनको कैलकुलेट करके भी फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ होंगे जो आपको वेल नोन कर्व्स हैं तो उनके कर्वेचर आपको याद करने पड़ेंगे ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आपको जो वेल नोन कर्व है कर्वेचर उसका कर्व दे दी जाए फिर उसका कर्वेचर निकालने बैठ जाए। लेकिन जो वेल नोन है उनके कर्वेचर आपको फिर जुबानी याद करने पड़ेंगे। जिस नाम यूनिट स्पीड कर्व को अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करके आ चुके हैं। यूनिट स्पीड कर्व किसे कहते हैं? अगर किसी कर्व का डेरिवेटिव लेके अगर उसका मॉडुलस अगर इक्वल टू 1 आ जाता है, फिर ऐसी जो कर्व ये जो कर्व होगी जिसका डेरिवेटिव लेके मॉडुलस लें और इक्वल टू 1 आए, तो ऐसी जो कर्व होती है उसे हम यूनिट स्पीड कर्व करते हैं। इस तरह से हम उसको डेरिवेटिव ले उसका मॉडुलस ले लें तो वो आप कर्वेचर उस तरह फाइंड कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया जाए कि यूनिट स्पीड कर्व है तो उसका आप कर्वेचर फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, उस कर्व का डबल डेरिवेटिव लेके उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो आप इस तरह यूनिट स्पीड कर्व का कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। और या फिर आपको नहीं बताया गया कि वो यूनिट स्पीड कर्व है, पहले आप चेक कर लें कि यूनिट स्पीड कर्व है, सबसे पहले आप उसको चेक करें और उसका डेरिवेटिव लेके मॉडुलस लें। अगर 1 आ जाता है वो आप यूनिट स्पीड कर्व होगी, फिर उसका आप डबल डेरिवेटिव लेके उसी कर्व का मॉडुलस ले लें, तो आप इस तरह उसका कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। अगर जो कर्व दी गई है वो यूनिट स्पीड कर्व नहीं है, वो रेगुलर कर्व है। रेगुलर कर्व किसे कहते हैं कि जिसका जो डेरिवेटिव होता है नॉट इक्वल टू 0 आता है। रेगुलर कर्व को हम अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलर कर्व दी गई है, उसका कर्वेचर हमने फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके मोड़ लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के मॉडुलस का क्यूब लेके उस पर डिवाइड करके हम उसका कर्वेचर फाइंड कर लिया करेंगे। या फिर जो कर्व दी गई है वो एलिप्स है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसका कर्वेचर पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एलिप्स हो तो उसका जो फार्मूला आता है कर्वेचर का वो होता है ए बी ओवर ए स्क्र साइन स्क्र टी प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र टी होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ये कर्वेचर ऑफ एलिप्स है, ये स्टैंडर्ड है, तो वेल नोन रिजल्ट है, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। या फिर आप जो एलिप्स की वो पैरामीट्राइज्ड फॉर्म होती है वो आप उससे भी ये फार्मूला लगा के भी उस एलिप्स का जो कर्वेचर है आपको यही मिलेगा। पैरामीट्राइज्ड फॉर्म क्या होती है एलिप्स की, आगे हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे इसको। और सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि हमारे पास ये सर्कल होता है, अब उसकी जो बेंडनेस होती है कर्व, अब कर्वेचर क्या होती है, बेंडनेस होती है कर्व की, अब वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगा।
आप इधर से मेजर करें, इधर से मेजर करें, इधर से मेजर करें, मतलब सर्कल है उसका जो कर्वेचर होगा वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही होगा और कभी ज़ीरो नहीं होगा। और जो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कर्व जो होती है वो बेंड ही नहीं कर रही होती है। अब स्ट्रेट लाइन है वो कहीं भी बेंड नहीं कर रही होती, वो स्ट्रेट होती है। तो इस जो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है। और कर्वेचर के लिए हम कैपा लेते हैं, कैपा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको के भी पढ़ा जाता है, के इज इक्वल टू ज़ीरो, कैपा इज इक्वल टू ज़ीरो कर्वेचर के लिए। और ये ग्रीक लेटर है। स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर ज़ीरो होता है और सर्कल का कर्वेचर नॉन ज़ीरो होता है। और एलिप्स का जो ए बी ओवर ए स्क्वायर साइन टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी होल रेज़्ड टू पावर 3/2। कर्वेचर का मतलब होता है टू मेजर बैडनेस ऑफ अ कर्व वी टेक टेंजेंट लाइन एज अ रेफरेंस पॉइंट। और अगर हमारे पास एलिप्स आ जाए, एलिप्स की जो कर्वेचर होता है वो मैक्सिमम मिनिमम भी होता है। और इस वर्टेक्स पे जो कर्वेचर होता है इसका मैक्सिमम कर्वेचर होता है और को वर्टिसेस पे कर्वेचर मिनिमम होता है। ये आपने याद रखनी है बातें कि एलिप्स का जो कर्वेचर होता है मैक्सिमम मिनिमम भी होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो वर्टेक्स या वर्टिसेस पे होता है। और इसके जो वर्टेक्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में A0 और नेगेटिव A0 होते हैं, और को वर्टिसेस इधर ज़ीरो भी और इस पॉइंट पे ज़ीरो नेगेटिव भी होता है। अगर एलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म में हो तो मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर भी होता है। बस इतना काफ़ी था कर्वेचर के इंट्रोडक्शन के लिए। आप चलते हैं हम इसके एमसीक्यूज की तरफ, क्योंकि ये हम कंप्यूटेड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं सारा। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कर्वेचर से लिया है वो ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व, कर्व के किसी भी पॉइंट पे उसका जो कर्वेचर होगा, इट्स कर्वेचर इज रेट ऑफ इट्स बेंडनेस फ्रॉम डैश लाइन। तो किस लाइन से हम बेंडनेस लेते हैं, रेट ऑफ इट्स बेंडनेस फ्रॉम डैश लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व, तो वो होती है टेंजेंट, नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये मैंने आपको बता भी दिया था कि कर्वेचर होता है उसका जो रेट होता है बेंडनेस का वो हम टेंजेंट लाइन से मेजर करते हैं। नॉर्मल लाइन नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल भी कहीं ना कहीं वो हो जाती है, जिस तरह अब ये कर्व है हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है, कभी वो वर्टिकल भी हो जाती है। और ये हम टेंजेंट लाइन कहना इसको ज़्यादा मुनासिब है कि वो टेंजेंट लाइन से हम मेजर करते हैं बेंडनेस ऑफ एनी कर्व, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, टेंजेंट लाइन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्वेचर ऑफ द सर्कल, और ये सर्कल जो किस फॉर्म में है x-2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब मैंने बताया था जो सर्कल का कर्वेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब वो कांस्टेंट कितना होता है, वो कांस्टेंट तो फाइंड करना पड़ेगा ना हमें। तो ज़ीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, तो अब वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कर्वेचर ऑफ द सर्कल। कर्वेचर एक और फार्मूला भी है कि कैपा इज इक्वल टू 1/r भी होता है। और यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन दी गई है हमने सिर्फ यहाँ पे रेडियस देखना है, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4 है। और इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो आप कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं सर्कल का। तो 1/4 मतलब कैपा इज इक्वल टू 1/4 इसका कर्वेचर है जो हमें इक्वेशन दी गई है सर्कल की। तो 1/4 हमारे पास यहाँ डी ऑप्शन राइट है, 1/4। जिस तरह मैंने कहा कि एक सर्कल है, सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन हम रेफरेंस लेंगे बेंडनेस मेजर करने के लिए। और जो रेडियस होता है, रेडियस का रेसिप्रोकल ले लें तो आप उसकी बेंडनेस या उसका कर्वेचर बता सकते हैं सर्कल का कर्वेचर की क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने इसका मैक्सिमम कर्वेचर बताना है। इस तरह के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कर्वेचर ऑफ एलिप्स क्या होता है, ए बी ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी होल रेज़्ड टू पावर 3/2। और मैक्सिमम कर्वेचर अब हमसे यहाँ पूछा गया है। जिस तरह कि मैंने पहले बताया था कि हमारे पास एलिप्स होती है, एलिप्स का जो मैक्सिमम कर्वेचर होता है इस वर्टेक्स पे होता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, तो उसका जो कर्वेचर होगा A0 वर्टेक्स पे मैक्सिमम होता है। अब हमसे मैक्सिमम कर्वेचर पूछा गया, एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास जो कैपा जो होता है कर्वेचर एलिप्स के लिए ए बी ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी होल रेज़्ड टू पावर 3/2 होता है। और कर्वेचर जो मैक्सिमम होता है वो वर्टेक्स पे होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं A0 होते हैं। इसकी हम एलिप्स की पैरामीटराइज्ड फॉर्म होती है, ए कोस ऑफ टी बी साइन ऑफ टी। और मैक्सिमम कर्वेचर के लिए A0 इसका जो वर्टेक्स पे मैक्सिमम कर्वेचर है, तो हमने टी की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो उसको रिजल्ट को सेटिस्फाई करे। एट टी इज इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई होता है, तो मतलब ये कोस 0 1 हो जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है ए आ जाएगा, और साइन 0 0 तो ये सारे 0 हो जाएगा। इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0, इसको टी इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं हम टी इज इक्वल टू 0 इसके कर्वेचर में रख के देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम कर्वेचर क्या निकलता है।
अगर यहाँ हम लेंगे ए बी ओवर ए स्क्वायर, साइन 0 0 हो जाएगा और कोस 0 1, बी स्क्वायर से ये 2 2 कैंसिल एंड बी क्यूब आएगा और बी से ये बी स्क्वायर बचेगा, ए ओवर बी स्क्वायर मतलब कैपा इज इक्वल टू मैक्सिमम जो कर्वेचर निकला एलिप्स के लिए वो आया ए ओवर बी स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन। तो फॉर 1 2 3 ये थर्ड क्वेश्चन है और इसके लिए मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द एलिप्स पूछा गया। तो आपको ये रिजल्ट एज इट इज याद भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ एलिप्स क्या होता है, ए ओवर बी स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। ये तो था इसका मैक्सिमम कर्वेचर। क्वेश्चन अब यहाँ पे ये भी आता है कि इसका मिनिमम कर्वेचर अगर फाइंड करना हो तो वो क्या करेंगे। तो हमने इस रिजल्ट को लिया था, अब जो मिनिमम कर्वेचर होता है इसके कोवर्टिसेस पे भी होता है और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0, बी इसके कोऑर्डिनेट होते हैं और जो रिजल्ट 0, बी को फिर सेटिस्फाई करेगा इसका मिनिमम कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। अब 0, बी अगर हम इसका निकाल लें इसी को तो कैसे निकलेगा, टी इज इक्वल टू देखें अब ये 0 हो जाए और ये बी बच जाए तो साइन 1 कहाँ पे होता है π/2 पे। अगर मैं टी इज इक्वल टू π/2 लूँ तो ये 0 हो जाएगा, कोस 90 पे 0 होता है, ये सारा 0 हो जाएगा और इधर बी है इसको टी इज इक्वल टू π/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इसका मैं यहाँ कर्वेचर में लगा के देख लेते हैं टी इज इक्वल टू π/2 तो ये इसका रिजल्ट सारा ये 0 हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर सिर्फ बचेगा, ए स्क्वायर से पावर जाएगी, ए क्यूब आएगा और ए क्यूब से ऊपर एक ए है तो नीचे ए क्यूब, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बी ओवर ए स्क्वायर आएगा। अगर मिनिमम कर्वेचर पूछा जाए तो वो मिनिमम आएगा हमारे पास बी ओवर ए स्क्वायर आएगा। ये रिजल्ट आप मिनिमम कर्वेचर बी ओवर ए स्क्वायर और मैक्सिमम कर्वेचर ए ओवर बी स्क्वायर। हमसे सिर्फ इतना पूछ लें कि मैक्सिमम कर्वेचर कहाँ होता है, मिनिमम कर्वेचर कहाँ होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मैक्सिमम कर्वेचर होता है वर्टेक्स पे होता है, वर्टिसेस इसके A0 नेगेटिव A0 पे इसका मैक्सिमम होता है और मिनिमम जो कर्वेचर होता है इसके को वर्टिसेस पे होता है 0, एंड 0, पर इसका मिनिमम कर्वेचर था। कोऑर्डिनेट अगर सिर्फ ये पूछ लें कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होता है ये बताते एग्जैक्टली अगर पूछ लें कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है तो वो आप ये फार्मूला यूज करके आप कैलकुलेट अभी मैंने करके बताया, मैक्सिमम बताया ए ओवर बी स्क्वायर है, मिनिमम भी बताया बी ओवर ए स्क्वायर है। आप ये फार्मूलाज ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी, वरना ये फार्मूला याद रख लें तो आप नेक्स्ट खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। अब मुझसे जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्वेचर ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम कहाँ होता है। तो मिनिमम मैंने अभी बताया कि वो वर्टिसेस में मिनिमम होता है 0, एंड 0, -b, ये तो दोनों उन्होंने दे दिए, दोनों पॉइंट्स पर ही उसका कर्वेचर मिनिमम होता है एवरेज का। तो डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, ए 0 पर तो मैक्सिमम होता है और 0, 0, पर ये मिनिमम होता है। तो सो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कर्वेचर ऑफ द कर्व गैम ऑफ टी इज इक्वल टू 2t 3t - 1 4 प्लस टी एट एनी पॉइंट t 2t + 3 1/2t 0 एंड इन्फिनिटी। सबसे पहले तो हमें कर्व को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कर्व कैसी है, ये जो इक्वेशन दी गई ये किस कर्व की है, पहले इसको रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑप्शंस को और कैलकुलेशंस और फार्मूलाज को देखेंगे। सबसे पहले इस कर्व को देखते हैं। यहाँ जो कर्व के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं मुझे वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन से लग रही हैं, स्ट्रेट लाइन की है। स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती क्या है, x इज इक्वल टू x0 + c1t, y इज इक्वल टू y0 + c2t एंड z इज इक्वल टू z0 + c3t। यहाँ जो मुझे कर्व दी गई है अगर इसके कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो वो बनेंगे 0 + 2t - 1 + 3t एंड 4 + t। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन रही हैं। तो अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये कर्व, तो स्ट्रेट लाइन का जो कर्वेचर होता है वो 0 होता है। इसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन में कोई बेंडनेस होती ही नहीं है, तो उसका जो कर्वेचर होता है वो ऑलवेज 0 होता है। नेक्स्ट फिर मेरे पास एक वेल नोन कर्व है कि कर्वेचर ऑफ द कर्व गैम ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोस ऑफ टी ए साइन ऑफ टी बी टी एट एनी पॉइंट पे इस कर्वेचर क्या होगा इस कर्व का 0 ए ओवर मॉडुलस ऑफ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 ओवर ए। यहाँ जो कर्व दी गई है वो एक हेलिक्स की है। हेलिक्स क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से कोई होता है जिस तरह एक सिलेंडर पर कोई वायर लिपेट दी जाए, इस तरह से होती है हेलिक्स फॉर्म में, और इसका जो कर्वेचर होता है वो भी कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट होता है कितना होता है, जिस तरह सर्कल का कर्वेचर अभी हमने निकाला था, और इस हेलिक्स का जो कर्वेचर होता है वो भी कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हेलिक्स। कर्वेचर ऑफ द कर्व
इस मॉडुलस भी लिख सकते हैं इसका। वैसे मॉडुलस लिखना इतना ठीक नहीं है कि जो कर्वेचर होता है वो हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा होता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मॉडुलस लें या सिंपल अगर ये लिख दें a/a² प्लस b² तो वो भी ठीक है। कांस्टेंट तो होता ही है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, a/a² प्लस b²। आप इस तरह कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको a b c इस तरह एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ दे दी जाए तो आप ये फार्मूला लगा के उसका एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं कर्वेचर। हेलिक्स का 0 नहीं हो सकता, 1/a भी नहीं होता, वो a/a² प्लस b² होता है। तो एग्जैक्ट लो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो ये बनता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ जो परफेक्ट ऑप्शन वो ये है कि आप ये इस ऑप्शन को ही चूज़ करें। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको चूज़ करें, a/a² प्लस b²। मॉडुलस भी है, अगर बगैर मॉडुलस के होता तो भी वो राइट ऑप्शन ही होना था। कर्वेचर से रिलेटेड हमने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन टॉपिक कर्वेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो मैंने बताए, इनको भी आप अच्छे से देख के याद करके जाएं। और मैं यहाँ जो बुक फॉलो कर रही हूँ शाम्स आउटलाइन की, आप अच्छे से देखें। और कर्वेचर को मज़ीद अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कर्वेचर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी क्वेश्चन आए फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।